नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब कल कुछ ईवीएम वाली ट्रकें पकड़ी गई या वाहन पकड़े गए बनारस में। तो एक तो ये कि क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी या ईवीएम को बदलने की कोशिश हो रही है, एक प्रश्न ये है। और दूसरा ये सब बनारस में क्यों हो रहा है। मैं दोनों प्रश्न के उत्तर दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सकता है तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने से हर महीने आपको एक छोटा अमाउंट को हमें एज मेंबरशिप देना होगा, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं चाहते हैं तो एक वन टाइम एक बार भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब पहली बात यह है कि ईवीएम में क्या हो रहा है। मैं एक पुरानी इस घटना को आपको उल्लेख कर दूं। 70 की बात है, जब कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस आई और कांग्रेस हो। चंद्रभानु गुप्ता पुरानी कांग्रेस के साथ थे, इंदिरा जी के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और सीबी गुप्ता साहब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और पॉपुलर मुख्यमंत्री, और लखनऊ में ही उनका कार्यस्थान था, उनको लखनऊ कैंट से उनकी जमानत जब्त हो गई थी। चौथे नंबर पे आए थे, और बहुत दिनों बाद ही उनकी किताब में सीबी गुप्ता जी ने अपनी किताब में भी लिखा है, मतलब वैसे तो पता ही, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में भी उद्धृत किया है कि बहुत दिनों बाद जब 1977 में सीएफडी बनी और हेमवती नंदन बहुगुणा फिर वापस कुछ ऐसा हुआ कि एक साथ इलेक्शन लड़ना था, तब सीबी गुप्ता ने उनसे पूछा था कि भाई ये क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि मैंने आपके जो बैलेट बॉक्सेस थे वो बदल दिए थे, जहाँ पे आपको ज़्यादा वोट, इस तरह की बातें उन्होंने बताई थी। ये रेफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल बनारस में 2 ट्रक पकड़े गए। अब उन वाहनों में ईवीएम लदे हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं उस ईवीएम पे पर्ची भी लगी हुई थी, मतलब एक किसी कंस्टिट्यूंसी विशेष के वो ईवीएम थे। इन सब में काफ़ी वो रहा, व्हाट्सएप पे ये सब चलने लगा, उसकी फ़ोटो आने लगी, सब जगह हो गया, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, मतलब माहौल गर्म हो गया। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अखिलेश यादव जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन कह लीजिए या वो विज्ञप्ति के रूप में आया। तो उन्होंने भी इसका कॉन्ग्रेस लिया, मतलब ऐसा नहीं था। और ये कहा गया कि बनारस में काउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग के लिए ये ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, यूपी कॉलेज शायद ले जाया जा रहा था। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लूँ। जो ये ईवीएम आते हैं, ये प्री पोल एंड पोस्ट पोल, यूज्ड अनयूज्ड बोथ। मतलब मान लीजिए यहाँ 320 कंस्टिट्यूंसी वो पोलिंग बूथ हैं और ईवीएम आए 400 या 500, तो पोलिंग से पहले और पोलिंग के बाद यूज्ड और अनयूज्ड ये काउंट होते हैं, मार्क्ड होते हैं और स्टोर्ड होते हैं। ये नहीं कि ऐसे रख दिया कि वो 2 उठा लो 4 उठा लो। एवरी ईवीएम इज मार्क्ड, काउंटेड एंड स्टोर्ड। दूसरा, ये इस ईवीएम को चाहे वेयरहाउस में रखें या स्ट्रांग रूम में रखें, उसका एक प्रोटोकॉल है ईवीएम हैंडल करने का, और ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में है। वो एक प्रोटोकॉल है, वो बना हुआ है। पहला क्या है कि निकालते समय और रखते समय, दोनों समय सीसीटीवी कैमरा रहेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इससे बरी नहीं हो सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यूज्ड अनयूज्ड बोथ। दूसरा, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनके रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में उनके दस्तखत लिए जाते हैं, तभी ये निकाला या रखा जाएगा। इसका जो मूवमेंट होगा, ये एक जगह से कहीं और ले जाना है, बिना गार्ड के नहीं होगा। बिना गार्ड मतलब बिना जो भी पुलिस सुरक्षा, उसके बिना नहीं होगा। ये सब ऑलरेडी प्रोटोकॉल में लिखित बातें हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। अब कुछ प्रश्न ये आते हैं कि जैसा कहा गया कि ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे हम यूपी कॉलेज, तो पहली बात, ये ट्रेनिंग शेड्यूल क्या आपने सर्कुलेट किया हुआ था कहीं ये पहले से? क्योंकि अगर आपने पहले से किया हुआ था कि ये ट्रेनिंग यूपी कॉलेज में 9 तारीख को होगी काउंटिंग एजेंट्स की, और ये तब ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर थॉट तो नहीं है। आजकल आपकी हर बात पे लगता है कि मालूम नहीं है, आप उसको फैब्रिकेट तो नहीं कर रहे हैं। कि दूसरा, ये जो ईवीएम जिसको आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, इनको क्या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने आपने निकाला था? अगर निकाला था तो उनके दस्तखत मौजूद होने चाहिए। तीसरा, ये जो सीसीटीवी या वीडियो रिकॉर्डिंग, ये क्या कहती है? आप निकाल रहे थे तो ये आप इसकी सीसीटीवी या वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो क्या कह रही है? क्या पुलिस प्रशासन को इसके मूवमेंट के लिए लिखित सूचना दी थी? क्योंकि वो भी होनी चाहिए। ये सब
ये सब प्रोटोकॉल के तहत है। अब जो इन सबके बाद वहाँ खूब हो हल्ला हुआ, तो रात में जो कौशल राज शर्मा जी शायद उनका नाम है, वो जो वहाँ के कमिश्नर हैं, लखनऊ के डीएमईएम रहे हैं, सीनियर आईएएस, उनकी एक वीडियो हुई है जो एनडीटीवी में है, जहाँ वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में चूक हुई है, एडमिट कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल में चूक हुई है। अब आप एक चीज़ ये बताइए, अगर प्रोटोकॉल में चूक हुई है तो आपको याद है ना पंजाब की बात, प्रोटोकॉल में चूक वो राष्ट्रद्रोह के बराबर माना जा रहा था। तो लोकतंत्र में वोट के पड़ते समय अगर प्रोटोकॉल में चूक हो रही है तो ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं, मैं मानूंगा इसको। लोगों के मत के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है और उसके प्रोटोकॉल में चूक हुई है तो ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। सिर्फ पूछना यह है कि इस पर आपने कार्रवाई क्या की है, जो भी दोषी अफसर हैं, अधिकारी हैं, आपने क्या एक्शन लिया है। सस्पेंशन, निलंबन से कम इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के मतलब इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भाई। अब मैं दूसरी बात पे आ जाऊं, तो दूसरी बात यह है कि ये बनारस में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बनारस में। बनारस से हमारे प्रधानमंत्री जी एमपी हैं। अब उस एक एमपी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, नीचे 5 विधानसभा के क्षेत्र होते हैं। तो जहां से मोदी जी एमपी हैं बनारस से, उसके नीचे 5 विधानसभा के क्षेत्र हैं, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी। अब मैं इसका थोड़ा बात बता दूं कि कहां कहां परेशानी हो रही है। रोहनिया में सीधे बीजेपी नहीं लड़ रही है, उसने अपना दल को ये सीट दी हुई है, और उधर सपा भी नहीं लड़ रही, उसने भी अपना दल का कमेरावादी, तो अपना दल सोनेलाल मतलब अनुप्रिया जी का अपना दल और उनकी मां कृष्णा पटेल जी का अपना दल, ये आमने सामने है। लेकिन यहाँ पे अच्छा, कांग्रेस और बीएसपी इन्होंने भी पटेल उतार रखा है, तो चारों प्रत्याशी पटेल हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के एक राजेश्वर पटेल हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब अल्टीमेटली जिसको चुनावी भाषा में कहते हैं, चुनाव फंसा हुआ है, कौन आगे रहेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे राजेश्वर पटेल जी को, कांग्रेस वाले को, लेकिन चुनाव फंसा हुआ है, क्लियर नहीं है। यहाँ बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। वाराणसी उत्तर ठीक है, यहाँ पे एआईएमआईएम को मैदान में है, तो एआईएमआईएम अगर अपना काम थोड़ा भी कर देती है तो बीजेपी को सीट जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाराणसी दक्षिण, मैं वाराणसी दक्षिण में बाद में आऊँगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। फिर आ जाइए वाराणसी कैंट। वाराणसी कैंट में सपा की पूजा यादव हैं, बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव हैं और कांग्रेस के राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी पिछली बार वाराणसी दक्षिण से लड़े थे और 17,000 वोट से ही हारे थे चुनाव। उनको करीब 75,000 वोट मिले थे, वहाँ से जीते नीलकंठ तिवारी जी थे, उनको करीब 92,000 वोट मिले थे। वो इस बार शिफ्ट हुए हैं वाराणसी कैंट में। लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव के अंतिम दिन, जिस दिन क्लोजिंग हो रही थी, उस दिन प्रियंका गांधी जी को उनके चुनाव में पहुंचना था, लेकिन वो समय से जो भी वो रहा, उनको हेलीकॉप्टर या क्या जो भी था, वो लास्ट मिनट नहीं पहुंच पाए, तो कुछ लोग उससे थोड़ा परेशान थे। सेवापुरी, जहां पे समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल वर्सेस बीजेपी की नील रतन सिंह में है, इस सीट को कंफर्म माना जा रहा है कि ये सपा के खाते में 100% सुरेंद्र पटेल इसको जीत रहे हैं। तो जो 5 सीटें हैं उसमें एक सीट सेवापुरी समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल जीत रहे हैं, दूसरी सीट रोहनिया फंसा हुआ है मामला, कैंट संघर्ष है, वाराणसी उत्तर ठीक है जीत जाएगी बीजेपी। अब आ जाइए वाराणसी दक्षिण की बात। और वाराणसी दक्षिण में जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनको मुकाबला दे रहे हैं, उनके मतलब उनके अगेंस्ट में हैं कमलेश्वर दीक्षित जी या किशन दीक्षित जी। वो भी एक मंदिर के महंत हैं, उनका दबदबा है वहाँ, और ब्राह्मण समाज में उनकी भी पैठ है। बीएसपी के दिनेश कसौधन हैं, कांग्रेस की मुदिता कपूर हैं, और यहाँ पे भी एआईएमआईएम है परवेज कादिर खान। अब परवेज कादिर खान सपा के कितने वोट काटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक चीज़ इस सीट के बारे में ये बता दूँ, 1989 से 2012 तक श्यामदेव राय चौधरी जी लगातार 7 बार एमएलए रहे थे बीजेपी के टिकट पे, तो बीजेपी की ये स्ट्रॉन्ग सीट है। 2017 में श्यामदेव राय चौधरी जी का टिकट काटा गया था, उनको लोकल भाषा में दादा बोलते हैं, बंगाली हैं, तो उनका टिकट काटा गया था। पहले लोगों को ये था कि शायद वो रिबल होकर लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लड़े, और
वहां से नीलकंठ तिवारी जी जीत के आ गए। ये इस सीट में ये कहा जा रहा है कि ये वही सीट है जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। ये वही सीट है जहां पे कपड़े पहन के मोदी जी नहाते हैं। वो दशाश्वमेध घाट पे देखा था ना, कपड़े पहन के नहा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे कपड़े पहन के। खैर, इस सीट में हुआ क्या है कि इसमें ब्राह्मण एक अच्छी संख्या में है और मुस्लिम अच्छी संख्या में है। तो जैसा माना जा रहा है कि मुस्लिम तो सपा के पीछे लामबंद है, वो मुस्लिम उनको वोट दे ही रहा है। लेकिन ब्राह्मण, अब नीलकंठ तिवारी जी भी ब्राह्मण, किशन दीक्षित जी भी ब्राह्मण, ब्राह्मण अगर गुस्सा होता है, और मैं उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों, क्या था, अगर ब्राह्मण गुस्से होकर शिफ्ट हो जाता है सपा में, तो फिर नीलकंठ तिवारी जी का हारना तय है। लोकल लोगों की जिनकी दुकान टूटी फूटी है कि उस कॉरिडोर को बनाने के चक्कर में, वो भी गुस्से हैं, आंदोलित हैं। अब वहां एक की फैक्टर आ गया, बंगाली। उस कंस्टिट्यूंसी में एक अच्छी संख्या में बंगाली लोग हैं। अब वो बंगाली लोग, मतलब कोई उनका ऐसा नहीं था, लेकिन ममता दीदी आ गई, और ममता दीदी जब बंगाल से आया तो बंगाली लोगों को तो लगा कि अब ये अपना आदमी आया, और ममता दीदी ने आके जैसे ललकारती हैं, उन्होंने वहाँ मीटिंग की, ललकारा ठीक से, और ऐसा माना जा रहा है कि बंगाली समुदाय का अधिकांश वोट सपा के साथ चला जाएगा। अब ये बहुत मुश्किल बात है मोदी जी के लिए। तो मोदी जी के अपने ग्रह उसमें, और वो भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, अगर ये सीट हार जाती है तो क्या होगा? 3 दिन रुके, 3 दिन खूंटा गाड़ के मोदी जी बैठे हैं, क्योंकि भाई बाकी 6 फेज के भी तो इलेक्शन थे, कहीं ऐसा खूंटा गाड़े थे? और अब तो कारवां गुजर गया है। 6 फेज में जो निर्णय होना था वो हो चुका है। 7वें फेज में बनारस में 3 दिन आपने खूंटा इसलिए गाड़ा क्योंकि आपको यह है कि कहीं भैया ये अगर हार गए तो पूरे देश में मैसेज क्या जाएगा। क्योंकि अयोध्या जो सदर है, जहाँ से राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पे भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपकी कंस्टिट्यूंसी है। दूसरों को अभी तक आप सबको शिक्षा देते थे, सारे एमपीज की क्लास होती थी ना कि अपने क्षेत्र को देखिए, आप क्षेत्र, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। और एक और बात, योगी जी को 3 दिन के दौरान मोदी जी ने यहाँ नहीं आने दिया है। कारण वही था, ऐसा माना जा रहा है कि योगी जी से एक जनरल ब्राह्मण थोड़ा नाखुश है। उनको माना जा रहा है कि वो ठाकुरों का फेवर करते हैं, राजपूतों का। तो मोदी जी ने कहा कि अगर ये भैया तो दूर रखो योगी जी। अदरवाइज योगी जी हरदम आते थे, इस समय इलेक्शन के दौरान योगी जी को नहीं आने दिया गया है। तो प्रशासन को भी पता है, सबको पता है कि अगर फर्ज करिए बीजेपी चुनाव, बीजेपी की सरकार बनती है, ये वाली सीट बीजेपी हार जाती है, तो मोदी जी उन अधिकारियों का क्या करेंगे? और मतलब हमारे योगी जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या होगा ये सोच ही सकते हैं। और इसलिए ये जो ईवीएम हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ विज्ञप्ति देने से काम नहीं चलेगा, आपको वो सारे रिलीज करने होंगे कि आपकी वीडियोग्राफी, किन लोग, कौन लोग प्रेजेंट थे। आपको ये ट्रांसपेरेंसी बतानी होगी कि ये निष्पक्ष है, इसमें आपका ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हों। क्योंकि मोटे तौर पे इन सारे चुनाव में करीब 325 से 350 बूथ होते हैं, तो 325 से 350 करीब ईवीएम होंगे। अगर 30, 40, 50 ईवीएम आपने चेंज कर दिए तो 10 से 20% वोट को आप इफेक्ट कर डाल रहे हैं। चलिए, अब तो कुछ चंद घंटे बाद सब चीज़ें पता लग जाएंगी, तो कल का इंतज़ार करते हैं रिजल्ट डे का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।